श्रापित गांव चैत्र का बंधन भाग एक। कुछ गांव नक्शे पर नहीं होते। कुछ गांव सिर्फ उन लोगों की याददाश्त में जिंदा रहते हैं जो वहां से आए हैं, और वो भी उनकी याददाश्त के उस हिस्से में जहां वो खुद जाना नहीं चाहते। राजस्थान की सूखी, तपती, दरकी हुई धरती पर अरावली की पहाड़ियों की आड़ में एक ऐसा गांव है जिसका नाम है धूसरपुर। सरकारी कागजों में यह दर्ज है, तहसील के रिकॉर्ड में इसकी जमीन है, पंचायत के रजिस्टर में इसके घर गिने हुए हैं। लेकिन अप्रैल के महीने में अगर कोई बाहरी इंसान इस गांव की तरफ जाने की कोशिश करे, रास्ते में मिलने वाला हर शख्स उसे एक ही बात कहेगा, और हर बार एक जैसे लहजे में, अप्रैल में धूसरपुर मत जाओ। क्यों? जो पूछे उसे एक नाम मिलेगा, चंद्रकला। बस इसके आगे बात नहीं होती। जो समझदार है वो रुक जाता है, जो नहीं रुकता वो धूसरपुर पहुंचता है और फिर खुद देख लेता है। देखने के बाद समझ तो जाता है हर कोई, लेकिन बाहर जाकर बताने की हिम्मत बहुत कम लोगों में बचती है। सन 1970 अप्रैल का महीना। धूसरपुर में उस वक्त बिजली नहीं थी। मिट्टी के तेल की लालटेनें जलती थी। रात को औरतें घूंघट में रहती थी। मर्द पंचायत में बैठकर दुनिया चलाने का नाटक करते थे। जिंदगी उसी लय में बहती थी जो सैकड़ों साल से चली आ रही थी, बिना किसी सवाल के, बिना किसी बदलाव के। उस गांव में रहती थी चंद्रकला। उम्र कोई 35-40 के बीच। न पति न परिवार, न कोई जो उसका हाल पूछे। गांव के बाहरी छोर पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी उसकी। वो खेतों में मजदूरी करती थी और 2 मर्दों जितना काम करती थी। यही उसकी पहचान थी। बाकी वक्त वो अपनी झोपड़ी में रहती थी। उसकी आवाज भारी थी, कदम चौड़े थे, हाथ मजबूत, नसें उभरी हुई जिस्म पर मेहनत का बोझ था, बाल छोटे रखती थी। गांव वाले उसे मर्दानी कहते थे। पीठ पीछे मुंह पर कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन पीठ पीछे हंसी थी, ताने थे, वो नजरें थीं जो उसे इंसान नहीं, एक अजीब चीज समझती थी। चंद्रकला यह सब जानती थी और चुप रहती थी जब तक वो रात नहीं आई। अप्रैल की पहली तारीख को गांव के कुएं के पास एक झगड़ा हुआ। चंद्रकला पानी भरने गई थी और किसी ने कहा उसने कुआं अपवित्र कर दिया। बात पंचायत तक गई। सरपंच रामलाल चौधरी ने, बड़ी मूंछों वाला, बड़े अहंकार वाला इंसान, एक ही फैसला सुनाया, इसे गांव से निकालो। चंद्रकला ने विरोध किया, तर्क दिए, गिड़गिड़ाई, रोई, किसी ने नहीं सुना। मर्दों ने उसे घसीटा और जंगल की तरफ धकेल दिया। उस रात जंगल में क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। सुबह उसकी लाश मिली। आंखें खुली थी, चेहरे पर शांति थी, वो शांति जो तब आती है जब इंसान ने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो, और होंठ थोड़े से खुले हुए थे, जैसे अंतिम सांस के साथ कुछ बुदबुदाया हो। गांव ने उसे दफना दिया, बिना किसी शोक के, बिना किसी आंसू के। एक गड्ढा, कुछ मिट्टी और खत्म। रामलाल ने कहा, मामला खत्म। मामला खत्म नहीं हुआ था। 1 साल बाद अप्रैल 1971, और उस अप्रैल में 15 दिनों में 15 मर्द मरे। हर सुबह एक लाश। पहला रामदास, 27 साल, दिल का दौरा, कहा डॉक्टर ने। दूसरा हरदयाल, 60 साल, रात को सोया, उठा नहीं। तीसरा मनोहर, पंचायत का सदस्य। चौथा गणेशी लाल, और इसी तरह हर रोज। 15वें दिन तक सब वो मर्द थे जो उस रात काम में थे, जिन्होंने उस भीड़ में हिस्सा लिया था, या जो बस वहां थे मर्द होने के जुर्म में। 15 दिन में 15 लाशें। गांव में दहशत थी। औरतें रोती थीं, बच्चे मानों से चिपके थे। बचे हुए मर्द एक दूसरे का मुंह देखते थे, यह सोचते हुए कि अगली सुबह कौन नहीं उठेगा। रामलाल सरपंच की नींद उड़ गई थी। 16वीं रात उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 3 बजे उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन दरवाजे की चौखट पर मिट्टी के पांवों के निशान, किसी औरत के ताजे, और वो निशान
जंगल की तरफ वापस जाते हुए। रामलाल वहीं फर्श पर बैठ गया। उसकी टांगें कांप रही थीं। वो रात उसने जागकर बिताई। सुबह होते ही वो काशीबाई के घर गया। काशीबाई गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, 90 साल, आंखें तेज, जुबान उससे भी तेज। उन्होंने सब सुना। फिर बोली, चंद्रकला का श्राप है। वो तो मर गई, लेकिन उसने जाते जाते कुछ कहा था, मैंने सुना था। उस रात जब तुम सब उसे जंगल में छोड़ आए, हवा में उसकी आवाज आई थी। क्या कहा था? काशीबाई ने आंखें बंद की। उसने कहा था, मुझे मर्दाना कहते हो तो ठीक है, अब देखूंगी मर्दानगी। हर साल अप्रैल में आऊंगी और जो मर्द मिला वो मेरा होगा, लेकिन जो अंदर से बाहर तक औरत हो उसे नहीं छूंगी। उसे क्या करूंगी? वो तो मेरे जैसा है। पंचायत के बचे हुए लोग चुप थे। काशीबाई ने आंखें खोली। अप्रैल में इस गांव में कोई मर्द नहीं रहना चाहिए। हर पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, औरत बनकर रहेगा, अंदर से बाहर तक, तभी बचेगा। एक आदमी बोला, यह पागलपन है। काशीबाई ने उसे देखा। शांत आवाज में बोली, ठीक है, मत मानो 15 गए, तुम 16वें बनो। वो चुप हो गया। उस शाम काशीबाई ने नियम तय किए। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हर पुरुष बिना किसी अपवाद के पूरी तरह औरत की तरह रहेगा। अंदर पेटीकोट ब्रा, बाहर साड़ी या सूट, बाल विग या चोटी, माथे पर बींदी, हाथों में चूड़ियां, पांवों में पायल, होठों पर लिपस्टिक, मूंछें और दाढ़ी। अप्रैल से पहले साफ, रात को नाइटी। और उस साल पूरे अप्रैल में एक भी मौत नहीं हुई। साल बीतते गए, परंपरा जड़ें पकड़ती गई। हर अप्रैल में धूसरपुर बदल जाता। हर घर में तैयारी होती, साड़ियां निकलती, विगे धूप में रखी जाती, चूड़ियों के डिब्बे खंगाले जाते। बाजार में कपड़े वाले, चूड़ी वाले, बिंदी वाले सब जानते थे कि मार्च के आखिरी हफ्ते में उनकी दुकानें 1 महीने का माल बेच देंगी, और बेचते भी थे। यह डर से होता था, लेकिन पीढ़ियों के साथ डर में एक अभ्यास भी आ गया था। जैसे किसान को खेत जोतना अभ्यास हो जाता है, वैसे ही बूढ़े मर्दों को ब्लाउज का हुक खुद मालूम था, साड़ी लपेटना जानते थे, विग कैसे लगाएं ताकि स्वाभाविक लगे यह भी पता था। यह ज्ञान डर ने दिया था। सन 1981 काशीबाई जा चुकी थी। उनकी बेटी सुमित्रा अब परंपरा की रखवाली करती थी। उस साल गांव के मुखिया का बेटा था करण। 22 साल शहर से पढ़कर आया था। दिमाग में नई हवाएं थी। यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है, मैं यह नहीं करूंगा, पिता ने समझाया। माँ रोई। सुमित्रा ने खुद आकर कहा, करण नहीं माना। मैं डरपोक नहीं हूँ और मैं किसी मृत औरत के श्राप से नहीं डरता। अप्रैल शुरू हुआ। करण अपने कपड़ों में घूमता रहा, पूरे गांव में अकेला पुरुष जो मर्दाने कपड़ों में था। गांव वाले उसे देखते और नजरें चुरा लेते। 9 अप्रैल की रात करण सोने गया। 10 अप्रैल की सुबह उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ा, कमरा खाली था। बिस्तर उखड़ा हुआ, खिड़की बाहर से बंद, अंदर से बंद। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की के पास मिट्टी के पांवों के निशान। एक औरत के और बिस्तर के पास एक पांव का निशान। करण कभी नहीं मिला। उसके बाद 10 सालों तक किसी ने बगावत नहीं की। साल बीतते रहे, पीढ़ियां बदलती रहीं। जो 1971 में पहली बार डरकर साड़ी पहने थे, वो बूढ़े हो गए। उनके बेटों ने यही किया, उनके बेटों के बेटों ने। यह परंपरा लिखकर नहीं दी गई थी, बस मूंद से मूंद, पीढ़ी से पीढ़ी डर से डर चलती रही। और धूसरपुर में हर अप्रैल एक जैसा होता था। कोई बाहरी नहीं आता, कोई बाहरी मर्द नहीं रुकता। जो गांव में रहना चाहे उसे नियम मानना होगा। पूरे गांव को पता था, बच्चे से बूढ़े तक, लेकिन कोई बाहर नहीं बोलता था, क्योंकि चंद्रकला शांत थी जब तक नियम माना जाता था, और जब नहीं माना तो करण की याद थी।
यही काफी था। धूसरपुर में एक परिवार था जो बाकी सबसे अलग था। शर्मा परिवार। राजेश शर्मा, उम्र 55 के आसपास। धूसरपुर के सबसे अमीर आदमी। पुश्तैनी जमीन थी, उस पर बड़ा कारोबार बना लिया था। शहर से कनेक्शन थे, बाहर के लोगों से जान पहचान थी। गांव में उनकी हवेली सबसे बड़ी थी, पक्की, 2 मंजिला, बड़ा आंगन, पीछे बाग। पत्नी सुनीता शर्मा, शांत समझदार, घर की रीढ़ और उनकी इकलौती संतान नेहा शर्मा। बेटा नहीं था, कभी था नहीं। नेहा 24 साल, शहर के एक अच्छे बिजनेस स्कूल से MBA कर रही थी। होनहार थी, आत्मविश्वास से भरी थी, जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आदत थी। लंबे बाल, तेज आंखें, जो मन में आए वो साफ कह देने की हिम्मत। गांव में उसे सब जानते थे। राजेश जी की बेटी गर्व से कहते थे। और राजेश शर्मा, जो पढ़े लिखे, दुनिया देखे, शहर में उठने बैठने वाले थे, वो भी अप्रैल में साड़ी पहनते थे, क्योंकि धूसरपुर में रहते थे और धूसरपुर के नियम जानते थे। बेटा नहीं था, इसलिए अपने लिए पहनते थे और चुप रहते थे। मार्च 2026, राजेश शर्मा को दुबई जाना था। एक बड़ी बिजनेस डील थी, 2 महीने से कम नहीं। मार्च के आखिर में निकलते और मई के अंत तक आने की संभावना थी। पत्नी सुनीता भी साथ जाएंगी, क्योंकि राजेश जी की तबीयत हाल में थोड़ी ढीली चल रही थी और डॉक्टर ने कहा था कि अकेले लंबे सफर पर मत जाओ। नेहा अपनी पढ़ाई की वजह से नहीं जा सकती थी। हवेली में अकेले रहोगी? सुनीता ने पूछा। माँ, मैं 24 साल की हूँ, अकेले रह सकती हूँ, फिर भी कोई साथ हो तो अच्छा। राजेश जी ने कहा, रोहन को बुला लो। रोहन राजेश जी के बड़े भाई का बेटा, यानी नेहा का चचेरा भाई, 21 साल का। शहर में इंजीनियरिंग कर रहा था, आखिरी साल। कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां मार्च के आखिर से शुरू होती थी। सुनीता ने फोन किया। रोहन तुरंत मान गया। रोहन शर्मा, 21 साल, इंजीनियरिंग का आखिरी साल, शहर में रहता था, हॉस्टल में। लंबा था, पतला था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी जो वो कभी कभी रखता था। धूसरपुर आना उसे हमेशा अच्छा लगता था। बचपन में गर्मियों में यहीं आता था। चाचा चाची का बड़ा घर, बड़ा आंगन, गांव की हवा। लेकिन पिछले 3-4 साल से पढ़ाई की वजह से नहीं आ पाया था और इस बार चाचा चाची 2 महीने के लिए दुबई जा रहे थे। नेहा दीदी अकेली थी और उसकी छुट्टियां भी थीं। आ जाओ रोहन, यहाँ रहो 2 महीने। बिल्कुल चाची जी। उसे नहीं पता था अप्रैल में धूसरपुर क्या होता है। उसे नहीं पता था वो जो गांव में आ रहा है उसके नियम क्या है। और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यह 2 महीने उसकी जिंदगी के सबसे अजीब, सबसे डरावने और किसी अर्थ में सबसे यादगार महीने बनने वाले हैं। 28 मार्च 2026, रोहन बस से धूसरपुर उतरा। कंधे पर बैग, हाथ में एक छोटा सूटकेस। बस स्टैंड से हवेली पैदल 4 मिनट। रास्ते में उसे कुछ अजीब लगा। गांव में एक अजीब सी हलचल थी। दुकानों पर लोग जमा थे, लेकिन जो सामान बिक रहा था वो एक दुकान के पास रुका। शीशे में ढेर सारी चूड़ियां, बिंदियां, लिपस्टिक के पत्ते। एक आदमी उम्र 40 के आसपास 3-4 रंगों की चूड़ियां खरीद रहा था। रोहन ने आगे देखा। एक बुजुर्ग नीली सूती साड़ी की तलाश कर रहे थे। एक जवान लड़का विग के ऊपर रखी हुई 2-3 में से एक चुन रहा था। रोहन ने पलक झपकाई। क्या देख रहा हूं मैं? लेकिन अभी हवेली पहुंचना था। बाद में समझेगा। नेहा ने दरवाजा खोला। आ गया? हाँ दीदी। क्या हो रहा है गांव में? रास्ते में अंदर आ, बात करते हैं। नेहा की आवाज में एक अजीब सा लहजा था। रोहन अंदर आया। खाने की मेज पर चाय के साथ नेहा ने रोहन को सब बताया, शुरू से। चंद्रकला से 1971 की 15 मौतों से
1981 में करण के गायब होने से नीमों से। हर साल के अप्रैल से सब कुछ रोहन सुनता रहा, बिना बोले, बिना बीच में काटे। जब नेहा खत्म हुई तो एक लंबी चुप्पी रही। फिर रोहन ने कहा, यानी मुझे भी तुम यहाँ हो, और अप्रैल 3 दिन में शुरू होगा, मतलब साड़ी, साड़गी, ब्लाउज, सब। रोहन ने एक लंबी सांस ली, खिड़की से बाहर देखा और अगर करण। नेहा ने कहा, बस एक नाम। रोहन चुप हो गया। मैं यह नहीं कह रही कि तुम मानो या न मानो, लेकिन यह गांव है, यहाँ के नियम है और यहाँ रहना है तो, नेहा ने कहा। रोहन ने फिर बाहर देखा। ठीक है, उसने धीरे से कहा। नेहा ने उसे देखा। ठीक है मतलब ठीक है, जो करना हो बताओ। नेहा एक पल चुप रही। 31 मार्च की रात तैयारी करेंगे, उससे पहले कल बाजार जाना होगा। किस लिए? तुम्हारे लिए, जो चाहिए वो यहाँ है, लेकिन कुछ नया भी लेना होगा। और एक काम और है। क्या? नेहा ने उसकी तरफ देखा। कल वॉक्सिंग के लिए जाना होगा। रोहन का चेहरा, वॉक्सिंग? हाँ, नियम है, अंदर से बाहर तक, बाहों के बाल, पांवों के बाल, सब। दीदी, रोहन, करण। रोहन ने मुंह बंद किया। 29 मार्च सुबह 10 बजे नेहा रोहन को लेकर निकली। पहला पड़ाव गांव का ब्यूटी पार्लर, यानी मंजू बाई का घर, जहां एक कमरे में वो सारे काम करती थी जो ब्यूटी पार्लर में होते हैं। मंजू बाई, उम्र 45 के आसपास, अनुभवी, और हर साल अप्रैल से पहले उनका काम दोगुना हो जाता था। रोहन को देखकर बोली, नया है? हाँ, घर आया है। नेहा ने कहा, ठीक है, बैठो। रोहन बैठा। मंजू बाई ने उसकी बाहें देखी, पहले फुल आर्म्स, फिर लेग्स, दोनों। रोहन ने धीरे से पूछा, हाँ बेटा, नियम है। वैक्स गर्म किया गया, पट्टी तैयार। पहली बार जब पट्टी खींची, रोहन की आंखें भर आईं। आहे, शांत रहो, मंजू बाई ने कहा। पहली बार होता है दर्द, आदत हो जाती है, आदत। रोहन ने कहा, मैं तो एक ही, हर साल आएगा अप्रैल, हर साल यही करना पड़ेगा। रोहन चुप हो गया। 1 घंटे बाद दोनों बाहें और दोनों पांव साफ थे, चिकने। रोहन ने अपनी बांह छुई, जैसे यकीन नहीं हो रहा था। अब चलो, नेहा ने कहा। दूसरा पड़ाव बाजार। नेहा रोहन को लेकर कपड़े की दुकान में गई। दुकानदार ने उन्हें देखा, फिर रोहन को देखा और बिना कोई सवाल किए बोला, क्या चाहिए? कुछ सूट, 1-2 साड़ियाँ। और नेहा ने रोहन की तरफ देखा। रोहन एक दुकान में खड़ा था जहां हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े थे, साड़ियाँ, सूट, लहंगे, और वो अपने लिए इनमें से कुछ चुनने वाला था। यह लाल कुर्ती, नेहा ने उठाई। तेरे रंग पर अच्छी लगेगी दीदी। क्या? मुझे नहीं पता कैसे चुनते हैं, इसीलिए मैं हूँ, नेहा ने कहा। बस मुझे बताती जा, कौन सा रंग अच्छा लगता है, मैं बाकी देख लूंगी। रोहन ने एक पल सोचा। नीला? नीला? नेहा ने कपड़ों में देखा, एक हल्के नीले रंग का सूट निकाला। यह? रोहन ने देखा। हाँ, यह भी। उसने एक और निकाला, गहरे हरे रंग का, और एक साड़ी। नेहा ने कहा, शुरुआत के लिए सूती भारी साड़ी, बाद में एक हल्की पीली सूती साड़ी निकाले। फिर अंदर के कपड़ों की बात। रोहन के चेहरे पर हल्का लाल आया। नेहा ने सीधे कहा, ब्रा और पेटीकोट। नियम है दीदी, ब्रा? हाँ, लेकिन मेरे मतलब। रोहन, नेहा ने उसे देखा। नियम में लिखा है अंदर से बाहर तक। बाहर से कोई देख नहीं सकता, लेकिन चंद्रकला देख सकती है, इसलिए अंदर भी पूरा। रोहन ने कुछ नहीं कहा। नेहा ने एक सफेद पेटीकोट और एक कॉटन ब्रा उठाई, साइज के हिसाब से अनुमान लगाकर। फिर पायल, चूड़ियां, बिंदी, लिपस्टिक, और आखिर में नाइटी। यह भी? रात को भी? रोहन ने हार मान ली।
तीसरा पड़ाव, जूते की दुकान। नेहा ने एक जोड़ी हल्की हील्स उठाई। 2 इंच चांदी के रंग की, यह क्यों? रोहन ने पूछा। क्योंकि तुम अप्रैल में बाहर भी जाओगे। बाजार, पड़ोस और यहाँ जो औरतें पहनती हैं वही पहनना होगा। 2 इंच। शुक्र मनाओ, 3 नहीं। रोहन ने हील्स देखी। मैं चल नहीं पाऊंगा इनमें, इसीलिए आज से अभ्यास करोगे। दीदी। रोहन। नेहा ने उसे देखा। करण। रोहन ने हील्स ले ली। घर वापस आए। नेहा ने आर्टिफिशियल नेल्स का एक सेट निकाला जो उसने अलग से मंगवाए थे। यह भी? रोहन ने आंखें चौड़ी करके पूछा। हाँ दीदी, यह तो लगाने में 10 मिनट लगते हैं, उतारने में 5, और इनसे कोई काम मुश्किल नहीं होता, कोई काम मुश्किल नहीं होता। रोहन ने कहा। फोन पकड़ना, चाय का कप उठाना, किताब का पन्ना पलटना, सब होता है। नेहा ने काटा। बस आदत चाहिए। रोहन ने उन नाखूनों को देखा। लंबे गुलाबी रंग के। यह बहुत लंबे हैं। यह मीडियम है। दीदी। रोहन। कहो ठीक है, ठीक है। 30 मार। नेहा ने रोहन को नाखून लगवाए। एक एक करके गोंद लगाया, नाखून दबाया, 1 मिनट रोके रखा। 10 नाखून गुलाबी, थोड़ी चमक के साथ। रोहन ने अपने हाथ देखे। यह मेरे हाथ नहीं लग रहे। अच्छे लग रहे हैं। नेहा ने कहा। तुम मेरी दीदी हो, तुम्हें तो यही कहना है। नहीं, सच में। नेहा ने उसके हाथ देखे। तेरे हाथ लंबे हैं, नाखून अच्छे लगते हैं। रोहन ने फिर देखा, फिर कोशिश की फोन उठाने की। नाखून स्क्रीन पर। यह टच स्क्रीन नहीं काम कर रही ठीक से। हाँ। नाखून के किनारे से टच करो, किनारे से। हाँ देखो, नेहा ने दिखाया। रोहन ने कोशिश की। काम हुआ। ओह आदित। नेहा ने कहा। उसी दिन शाम को हील्स पहनने की प्रैक्टिस। नेहा ने हील्स रोहन के सामने रखी। रोहन ने पहनी, खड़ा हुआ और तुरंत दीवार पकड़ ली। यह कैसे? सीधे खड़े रहो, पांव की एड़ी पर वेट रखो, अंगुलियों पर नहीं। आसान है कहने में, चलकर दिखाओ। रोहन ने एक कदम लिया, लड़खड़ाया। दीवार छोड़ दो। दीदी, मैं नहीं गिरोगे। धीरे, एड़ी पहले, फिर आगे। रोहन ने कोशिश की। 2 कदम, 3, 4, 5वें पर लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। गुड। नेहा ने कहा। गुड। मैं इंसान की तरह चल भी नहीं पा रहा। कल से अभ्यास। आज के लिए ठीक है। 31 मार्च की रात। पूरे धूसरपुर में वो हलचल थी जो हर साल इस रात होती थी। हर घर में रोशनी, हर घर में वही काम, तैयारी। वर्मा हवेली में नेहा और रोहन। नेहा ने सब कुछ बिस्तर पर रखा। पीला पेटीकोट, सफेद ब्रा, पीली सूती साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, नीली सुनहरी चूड़ियां, पायल, पीली बिंदी, गुलाबी लिपस्टिक, एक काली कंधे तक लंबी विग और रात के लिए हल्के नारंगी रंग की नाइटी। नहाकर आओ, नेहा ने कहा। रोहन नहाकर आया। तौलिया ओढ़े पहले यह। नेहा ने पेटीकोट उठाया, रोहन ने पहना। नेहा ने नाड़ा बांध दिया। अब ब्रा रोहन ने लिया, उसे पकड़े रहा। कैसे पहने? आगे से पहनो। हुक बंद करो, फिर घुमाओ। रोहन ने कोशिश की। हुक छोटे छोटे थे, नाखूनों की वजह से पकड़ना मुश्किल था। ये नाखून धीरे से। 1 मिनट की मशक्कत के बाद हुक बंद हुआ। घुमाओ। रोहन ने ब्रा को सही जगह किया। ठीक है। नेहा ने ब्लाउज उठाया, ब्लाउज पहनाया। पीछे के हुक बंद किए, फिर साड़े। नेहा ने धीरे धीरे लपेटी, पहले पेटीकोट में अंदर, फिर सामने से, फिर कांधे पर। हिलो मत। रोहन खड़ा रहा, हाथ थोड़े फैलाए। साड़ी तैयार हुई। बैठो। रोहन बैठा। नेहा ने विग उठाई, सिर पर लगाई, हेयरपिन से टिकाई बिंदी बीचों बीच। चूड़ियां दाहिने हाथ में पहले, फिर बाएं में। रोहन ने हाथ मुट्ठी बनाए, जैसा नेहा ने कहा था। पायल दोनों पांवों में।
और आखिर में लिपस्टिक। ठीक से बैठो, होंठ थोड़े खोलो, रोहन ने किया। नेहा ने हल्के हाथ से गुलाबी लिपस्टिक लगाई। अब देखो। रोहन आईने के सामने खड़ा हुआ और देखता रहा। पीली साड़ी में, लंबी काली विग के साथ गुलाबी होंठ, नीली चूड़ियां, पांवों में पायल। वो खुद नहीं था जैसे कोई और था। कैसा लग रहा है? नेहा ने पूछा। रोहन ने एक लंबी सांस ली। अजीब, आदत हो जाएगी। तुम बहुत बार यह कहोगी है ना? हाँ, नेहा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। बाहर से एक हवा आई, ठंडी, और उसमें वो खुशबू पुरानी मिट्टी और इत्र की। रोहन ने महसूस किया। यह हाँ, नेहा ने कहा। वो है। रोहन चुप हो गया। घड़ी में 12 बजे। 1 अप्रैल 2026। धूसरपुर में एक बार फिर कोई मर्द नहीं रहा, और कहीं जंगल में एक पुरानी आत्मा थी जो शायद मुस्कुरा रही थी। 1 अप्रैल की सुबह रोहन नाइटी पहनकर सोया था। सुबह उठा तो एक पल भूल गया था कि वो क्या पहने है। फिर याद आया। उसने अपने हाथ देखे, गुलाबी नाखून, पाम में पायल, एक गहरी सांस। नीचे उतरा तो नेहा चाय बना रही थी। सोए अच्छे से? ज्यादा नहीं। हाँ, पहली रात होती है। रोहन कुर्सी पर बैठा, नाइटी के साथ, और अब उसे अजीब लगा। घर में अकेले होते तो शायद ठीक था, लेकिन नेहा सामने थी। दीदी, क्या मुझे? रोहन, घर में मैं हूं और तुम हो, और मैं जानती हूँ स्थिति क्या है, बस रहो, ठीक है? नेहा ने चाय रखी। आज खुद तैयार होना है। मैं बताती रहूंगी, लेकिन करोगे तुम खुद? हाँ, महीना भर यहाँ रहना है। हर दिन मैं नहीं बैठूंगी। रोहन ने चाय उठाई। नाखूनों की वजह से कप पकड़ने का तरीका बदलना पड़ा। ठीक है। तैयार होने में उसे 40 मिनट लगे। ब्रा का हुक 5 मिनट। साड़ी 2 बार खोलनी पड़ी। विग 1 बार गलत तरफ लगाई। बिंदी पहली बार तिरछी लगी। चूड़ियां उतारने में हाथ लाल हो गए, लेकिन आखिर में तैयार था। नेहा ने देखा, बिंदी ठीक नहीं है। कहाँ? थोड़ी दाईं तरफ है। उखाड़ो, बीच में लगाओ। रोहन ने उखाड़े। दूसरी लगाई। अब? हाँ। वो आईने के सामने खड़ा हुआ, नीले सूट में, विग के साथ, बिंदी, चूड़ियां, पायल, और जाने क्यों उसे लगा कि आज कल से बेहतर है। पहले हफ्ते में रोहन ने बहुत कुछ सीखा। पहली बात, हील्स में चलना। नेहा ने हर शाम घर में हील्स पहनाई और आंगन में चलवाया। पहले 2 दिन दीवार का सहारा लेना पड़ा। तीसरे दिन बिना सहारे के 5-6 कदम। 5वें दिन पूरे आंगन का चक्कर। अब बाजार। नेहा ने कहा, हील्स में? हाँ। रोहन ने हील्स पहने। दरवाजा खोला। बाहर गांव था, जहां हर तरफ साड़ियां और सूट थे, जहां पायलें खनकना रही थी, जहां हर मर्द औरत बना हुआ था। रोहन ने पहला कदम बाहर रखा, हील्स में, और किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि यहाँ यही सामान्य था। यह एहसास कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा, एक अजीब सी राहत थी। बाजार में चाय की दुकान पर रुके। 2 चाय? नेहा ने कहा। चाय वाले ने दोनों को देखा। बिना किसी भाव के रोहन ने चाय पी, हील्स में खड़े होकर धूप में, और उसे अजीब नहीं लगा। दूसरे हफ्ते में साड़ी लपेटना सीखा। पहले 3 बार गलत हुई। 1 बार कंधे पर से गिरी, 1 बार पल्ला बहुत छोटा रह गया, लेकिन चौथी बार ठीक हुई। नेहा ने देखा। हाँ, यह ठीक है। रोहन ने आईने में देखा। हरे रंग की साड़ी, जरी बॉर्डर, अपने हाथों से लपेटी। दीदी, हाँ, यह मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। नेहा ने उसे देखा। क्या अच्छा लगता है? यह सब सीखना, कि कैसे लपेटते हैं, कैसे पहनते हैं। पहले अजीब लग रहा था,
लेकिन अब जब खुद से हो जाता है तो एक अलग सी बात है। नेहा चुप रही। अजीब लग रहा है यह सुनकर। नहीं, नेहा ने कहा, बिल्कुल नहीं। रोहन ने आईने में फिर देखा। हरी साड़ी में अपने हाथों से लपेटी हुई वो मुस्कुराया। तीसरे हफ्ते की शुरुआत में एक दिन सुबह रोहन नीचे आया तो नेहा फोन पर थी। हाँ, आ जाओ, 4-5 दिन रहो। वो फोन रख रही थी। कौन था? रोहन ने पूछा। मेरी दोस्त प्रिया यहाँ आ रही है। यहाँ? हाँ, वो जानती है सब, यहाँ की परंपरा। वो भी यहाँ की ही है, शहर में रहती है। आएगी 4-5 दिन। रोहन रुका। वो जानेगी मुझे भी? हाँ, मतलब देखेगी। रोहन। नेहा ने उसे देखा। यहाँ जो है वो सब जानते हैं, प्रिया को भी पता होगा। और वो अच्छी लड़की है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रोहन ने एक पल सोचा। ठीक है, वो परसों आएगी। रोहन ने चाय उठाई। परसों? उसने अपने नाखून देखे। गुलाबी। उसे अचानक याद आया, उसे कुछ प्रैक्टिस और करनी चाहिए। कहीं प्रिया के सामने हील्स में लड़खड़ा जाए। नेहा उसे देख रही थी। क्या सोच रहे हो? हील्स की प्रैक्टिस? नेहा हंस पड़ी। भाग 1 समाप्त। भाग 2 में प्रिया का आना और गर्ल्स नाइट। फार्म हाउस पर स्विमसूट, दोस्त की शादी, हल्दी में पीली ड्रेस, गरबा में चनिया चोली, रिसेप्शन में अलग लुक, बारात में नाचना। और नेहा की आंखों में कुछ नया।